हेलो देर, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी दिन बाद हमारा और आपका मुलाकात हो रहा है। पिछला वीडियो मैंने काफ़ी पहले बनाया था, लगभग 20-25 दिन पहले। बीच में फेस्टिवल्स आ गए थे और कुछ जिम्मेदारियां आ गई थी, तो आई एम रियली सॉरी कि इतना दिन बाद मुझे टाइम मिला है और मैं आपको वीडियो दे पा रहा हूँ। एनीवेज, मुझे विश्वास है कि आपने द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वाला जो पार्ट है वो देखा समझा होगा और बहुत अप्रिसिएट किया होगा। आपको अंग्रेज़ी को देखने का एक नया तरीका मिला होगा और एक ऐसा तरीका जो बड़ा अच्छा और बड़ा कंसिस्टेंट। आगे पढ़ेंगे हम लोग तो पता चलेगा कि जो अंग्रेज़ी को देखने का ये तरीका है कितना नायाब और कितना सुंदर है, वो अंग्रेज़ी को कितना वैज्ञानिक और कितना छोटा बनाता है। अंग्रेज़ी आपके हद में, आपके दायरे में, आपके मुट्ठी में हो जाती है। अंग्रेज़ी भाषा को देखने का ये जो तरीका है ये लाजवाब है। जब हम और आगे पढ़ेंगे तो ये और भी ज़्यादा समझ में आएगा। तो डिस्कशन को आज आगे बढ़ाते हैं। और पीछे जैसा कि हमारा डिस्कशन इस बात पे समाप्त हुआ था कि अंग्रेज़ी जो है, इंग्लिश क्या है। तो अंग्रेज़ी एक भाषा है और भाषा में बात होती है। बात मतलब वाक मतलब वाक्य, और वाक्य मतलब सेंटेंस। तो वास्तव में हर सेंटेंस जो है एक बात होता है और बातों से मिलके भाषा बनी होती है। तो इंग्लिश क्या है? तो इंग्लिश कुछ नहीं है, सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन है। भाई अंग्रेज़ी भाषा में जब हम बात कोई लिखते, पढ़ते, बोलते, सुनते हैं तो क्या कर रहे होते हैं? उसमें अंग्रेज़ी सेंटेंसेस को लिख रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। तो अंग्रेज़ी सीखने का अर्थ ये है कि आपको करेक्ट और कंप्लीट सेंटेंस आना चाहिए। कोई भी इम्तहान हो, किसी भी इम्तहान में करेक्ट और कंप्लीट सेंटेंस का ज्ञान आपके पास है कि नहीं, इसकी परीक्षा ली जाती है। उदाहरण के लिए आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, आई एम अवेयर ऑफ इट। मान लीजिए यहाँ ऑफ ना होता, यहाँ होता आई एम अवेयर फॉर इट। अब कहा जाता है कि इस सेंटेंस में बताइए कोई एरर है कि नहीं, कौन से पार्ट में एरर है? तो इस पार्ट में एरर है। कई बार क्या होता है, इसको अंडरलाइन कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसको इम्प्रूव करिए, सुधारिए, करेक्ट बनाइए। तो आप क्या करते, फॉर की जगह आप यहाँ लिख देते ऑफ। कई दफ़े क्या होता है, यहाँ ब्लैंक होता है, खाली स्थान होता है, और आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ खाली स्थान जो ब्लैंक है, कोई अप्रोप्रिएट या उचित शब्द भरिए जिससे कि वाक्य करेक्ट और कंप्लीट हो जाए। तो आई एम अवेयर ऑफ इट, आप ऑफ भर देते हैं, सेंटेंस करेक्ट सही हो जाता है, कंप्लीट पूरा हो जाता है। तो किसी भी इम्तहान में, अंग्रेजी लैंग्वेज का कोई भी टेस्ट हो, उसमें आपसे करेक्ट और कंप्लीट सेंटेंस के ज्ञान को परखने की, जांचने की कोशिश की जाती है। तो अंग्रेज़ी क्या है? करेक्ट और कंप्लीट सेंटेंसेस का ही जखीरा है। तो आपको अंग्रेज़ी सीखना है, यानी करेक्ट और कंप्लीट सेंटेंसेस लिखने, पढ़ने, बोलने, सुनने आना चाहिए, समझने आना चाहिए। तो चलिए आज हम पिछला डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि जब अंग्रेज़ी सेंटेंस का निर्माण होता है तो उसमें कौन कौन से तत्व होते हैं। पीछे जब हमने पढ़ाया था तो आपको बताया था कि जिस तरह से मशीन या साइकिल होता है, साइकिल में क्या होता है, अनेक पुर्जे होते हैं, पहिया होता है, हैंडल होता है, फ्रेम होता है, और साइकिल के उन सभी पुर्जों को जब हम असेंबल कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो उससे साइकिल बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से सेंटेंस में भी कई पुर्जे होते हैं। सेंटेंस में पुर्जे होते हैं और उन्हीं पुर्जों को असेंबल करने से कोई सेंटेंस या कोई क्लॉज बनता है। और वो 5 पुर्जे कौन कौन से थे? वो 5 पुर्जे थे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। ये 5 कंपोनेंट थे और इन्हीं 5 कंपोनेंट्स से मिलके किसी भी वाक्य का रचना होता है। कोई भी वाक्य में सब्जेक्ट कंपोनेंट और वर्ब कंपोनेंट का होना आवश्यक है। ये हो भी सकते हैं और ये नहीं भी हो सकते हैं, इनकी इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब के बगैर कोई सेंटेंस या कोई क्लॉज नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए हम कुछ सेंटेंसेस लेते हैं। अभी मैंने जो सेंटेंस लिखा था कि आई एम, ये नहीं चल रहा है ठीक से, आई एम अवेयर ऑफ इट।
मैं हूँ अवेयर, भिज्ञ, जानता हूँ। आई एम अवेयर ऑफ इट, मैं इससे भिज्ञ हूँ, मैं इसे जानता हूँ। अब अगर देखें आप तो ये क्या है, सब्जेक्ट कंपोनेंट है, ये इसमें वर्ब कंपोनेंट है, ये आपका अवेयर ऑफ इट ये कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, कोई भी वाक्य हो, दे लाफ्ड, वे हंसे, इसमें सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ऑल द टीचर्स टीच द सेम सब्जेक्ट, ऑल द टीचर्स, सभी शिक्षक, टीच पढ़ाते हैं, द सेम सब्जेक्ट, एक ही विषय, वही विषय। तो ऑल द टीचर्स क्या है, सब्जेक्ट है, टीच क्या है, वर्ब कंपोनेंट है, द सेम सब्जेक्ट क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो हमने 3 वाक्य उदाहरण के लिए देखा। हमने क्या देखा कि किसी भी वाक्य की रचना में यही कंपोनेंट शामिल होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट और एडवर्बियल। एक और वाक्य ले लेते हैं, माई फादर वॉज वॉकिंग स्लोली, मेरे पिताजी, सब्जेक्ट, वॉज वॉकिंग, चल रहे थे, टहल रहे थे, वर्ब कंपोनेंट, स्लोली, धीरे धीरे, एडवर्बियल। तो कोई भी वाक्य देख लीजिए आप, हर वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब कंपोनेंट का होना जरूरी है, सब्जेक्ट और वर्ब कंपोनेंट का होना, सब्जेक्ट और वर्ब कंपोनेंट का होना, सब्जेक्ट और वर्ब कंपोनेंट का होना बेहद जरूरी है। सब्जेक्ट और वर्ब कंपोनेंट अवश्य होंगे, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, एडवर्बियल ये हो भी सकते हैं और ये नहीं भी हो सकते हैं, चाहे कोई भी वाक्य हो। हमने ये भी देखा था कि सब्जेक्ट कंपोनेंट के रूप में कौन कौन काम करते हैं। तो सब्जेक्ट कंपोनेंट के रूप में कौन काम करता है, तो नाउन और प्रोनाउन और नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, जीरंड, इन्फिनेटिव, जितने भी नाउन और नाउन इक्विवेलेंट्स होते हैं, नाउन और नाउन इक्विवेलेंट्स जितने होते हैं वो सब सब्जेक्ट का काम करते हैं। ऑब्जेक्ट के रूप में भी नाउन और जितने नाउन इक्विवेलेंट्स होते हैं वो काम करते हैं। नाउन और नाउन इक्विवेलेंट के अंदर क्या क्या आता है, नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, जीरंड, इन्फिनेटिव, ये सब नाउन का काम करते हैं। अब हमने देखा कॉम्प्लीमेंट के रूप में क्या कौन काम करता है, तो इसमें भी नाउन इक्विवेलेंट जितने हैं प्लस एडजेक्टिव, जितने एडजेक्टिव इक्विवेलेंट्स हैं वो भी काम करते हैं कॉम्प्लीमेंट के रूप में। और एडवर्बियल के रूप में कौन काम करता है, तो जितना एडवर्ब है, एडवर्ब फ्रेज है, एडवर्ब क्लॉज है, आपका प्रीपोजिशन फ्रेज है, कभी कभी इन्फिनेटिव भी काम करता है एडवर्ब का। तो हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, एडवर्बियल के रूप में कौन काम करता है और किस तरह से। अभी भी देखा हमने कि हर वाक्य की रचना में यही कंपोनेंट शामिल होते हैं। अब हम आगे चर्चा ये करें कि इनमें सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट कौन सा होता है। देखिए, किसी भी वाक्य की रचना में ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, किसी भी वाक्य की रचना में जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है वो वर्ब होता है। क्यों वर्ब होता है, क्योंकि किसी भी वाक्य का जो अर्थ होता है, उसका जो मीनिंग होता है, वो कौन तय करता है, वर्ब कंपोनेंट तय करता है। वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे वर्ब कंपोनेंट सबसे इम्पोर्टेंट है और किस तरह से वाक्य का वो जान है। किसी भी वाक्य के अर्थ को तय करने का काम वर्ब कंपोनेंट ही करता है। देखिए, उदाहरण के लिए थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल हम आपको देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। और उदाहरण के लिए मान लीजिए सब्जेक्ट के रूप में लिखा हुआ है रवि, रवि सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट के रूप में लिख लिया अ बुक, एक किताब, ये ऑब्जेक्ट है।
अब बीच में वर्ब कंपोनेंट आपको लिखना है। अब वर्ब कंपोनेंट के रूप में आप क्या क्या लिख सकते हैं? जैसे मान लीजिए कोई क्रिया लेते हैं, क्रिया लेते हैं रीड, तो रवि रीड्स, रवि पढ़ता है एक किताब, रवि इज रीडिंग, रवि पढ़ रहा है एक किताब, रवि हैज़ रेड, रवि पढ़ चुका है एक किताब, रवि शुड रीड, रवि को पढ़ना चाहिए, रवि वुड हैव रेड अ बुक, रवि एक किताब पढ़ चुका होता, रवि कुड रीड अ बुक, रवि एक किताब पढ़ सकता था, रवि विल रीड अ बुक, रवि एक किताब पढ़ेगा, रवि वॉज रीडिंग अ बुक, रवि एक किताब पढ़ रहा था। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो वर्ब कंपोनेंट है, वर्ब कंपोनेंट का जो फॉर्म है, स्वरूप है, जब वो बदल रहा है तो पूरे वाक्य का अर्थ बदल जा रहा है। वॉज रीडिंग तो पढ़ रहा था, रीड्स पढ़ता है, इज रीडिंग पढ़ रहा है, हैज़ रेड पढ़ चुका है, शुड रीड पढ़ना चाहिए, वुड हैव रेड पढ़ चुका होता, कुड रीड पढ़ सकता था, विल रीड पढ़ेगा, हैज़ बिन रीडिंग पढ़ रहा है, मस्ट रीड पढ़ना होगा। और ऐसे करके जो है, जो वर्ब कंपोनेंट हैं, वर्ब कंपोनेंट के स्वरूप या फॉर्म्स बदलते जाएंगे और वाक्य का अर्थ भी क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा। तो आपने क्या देखा कि किसी भी वाक्य के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो वर्ब कंपोनेंट है। वर्ब कंपोनेंट की उपयोगिता या उसका महत्व या उसका इम्पोर्टेंस आगे और समझ में आएगा। फिलहाल तो आप यही जान लीजिए, यही बड़ी बात है वर्ब कंपोनेंट के बारे में, कि वर्ब कंपोनेंट किसी सेंटेंस का अर्थ तय करता है। वर्ब कंपोनेंट का स्वरूप बदलेगा, पूरा वाक्य का अर्थ बदल जाएगा। इस आधार पर अगर देखें तो पूरे अंग्रेजी भाषा में सिर्फ 80 से 85 ही सेंटेंसेस होते हैं। अब इसका क्या अर्थ है कि जो वर्ब कंपोनेंट है, इस वर्ब कंपोनेंट के 80 से 85 स्वरूप होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, रूप होते हैं। तो जब वर्ब कंपोनेंट के 80 या 85 रूप अलग अलग हैं, अलग अलग फॉर्म्स हैं, जैसे एक रूप ये है, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग रूप हैं। इस तरह से 80-85 रूप हैं वर्ब कंपोनेंट के। इसका मतलब ये हुआ कि 80-85 अलग अलग अर्थों वाले सेंटेंसेस होते हैं, और पूरा अंग्रेजी भाषा जो है इन्हीं 80-85 सेंटेंस स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है। अंग्रेजी में चाहे कुछ भी लिखा जाए, पढ़ा जाए, बोला जाए, यही 80 तरह के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, अलग अलग रूप हैं, उनका इस्तेमाल होता है। इसलिए अंग्रेजी बहुत छोटी है। इसलिए छोटी है क्योंकि पूरे अंग्रेजी भाषा में सिर्फ 80 या 85 बातें हैं। यही 80 और 85 अलग अलग अर्थ वाले सेंटेंसेस हैं जिनसे पूरी अंग्रेजी बनी हुई है। तो इंग्लिश इज़ वेरी इजी। अगर सबसे पहले मैं आप सबको कहता हूँ कि ये जो 80-85 वर्ब कंपोनेंट्स हैं, इसको मास्टर कर लीजिए, ध्यान लगा के सीख लीजिए। अगर आप ये 80-85 जो डिफरेंट वर्ब कंपोनेंट्स के स्वरूप हैं, वर्ब के अलग अलग जो स्वरूप हैं 80-85, जिनसे अलग अलग अर्थ निकलते हैं, अगर आपने इसको मास्टर कर लिया, जितनी जल्दी आप 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीना में, जितना अभ्यास होता जाएगा, जितना पढ़ते सुनते बोलते जाएंगे, उतना ही पक्का होता जाएगा, उतना ही नेचुरलाइज होता जाएगा, आप उसमें उतना ही स्वाभाविक होते जाएंगे। तो इन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स का जितना अभ्यास हो जाएगा, जितना नेचुरलाइज्ड होगा, आपकी अंग्रेजी उतनी पुष्ट होगी। इसके बाद की कहानी जो है आगे बहुत स्पष्ट हो जाएगी। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि पीछे जो हमने पढ़ा है, पीछे जो पढ़ा है हमने अभी तक, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का, अंग्रेजी भाषा का गठन, उससे संबंधित बातें थी। अंग्रेजी भाषा का गठन यानी अंग्रेजी भाषा कैसे बना है, उसमें क्या क्या तत्व हैं। अंग्रेजी भाषा के अनेक स्तर हैं, वर्ड है, फ्रेज है, क्लॉज है, सेंटेंस है। फिर सेंटेंस है, क्लॉज के निर्माण में 5 तत्व आते हैं। तो आज ये जो हमने वीडियो बनाया छोटा सा, ये हमने समअप किया पिछला जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वाला पार्ट था उसका, और हमने इस बात पे आज ये जोर दिया कि भाई आगे हमें क्या पढ़ना है। तो आगे हम कोर्स के दूसरे पड़ाव में पहुंच रहे हैं, और कोर्स का दूसरा पड़ाव ये आता है कि जो सब्जेक्ट और वर्ब कंपोनेंट हैं जिनसे वाक्य बनता है, ये मेन है, इनके बगैर वाक्य नहीं बनेगा। तो सब्जेक्ट और वर्ब कंपोनेंट के अलावा ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल हो सकते हैं, लेकिन पूरे सेंटेंस का जो जान होता है, कौन सा कंपोनेंट होता है, वर्ब कंपोनेंट। वर्ब कंपोनेंट के 80-85 अलग अलग रूप होते हैं, जिससे 80-85 अलग अलग अर्थों वाले सेंटेंसेस बनते हैं। तो हमें अगला पड़ाव कहाँ जाना है, कोर्स का हमारा दूसरा हिस्सा क्या कहलाएगा
कि अब हम ये वर्ब कंपोनेंट के ये 80-85 जो डिफरेंट रूप हैं जिनसे अलग अलग अर्थ निकलता है, अलग अलग मीनिंग आता है, अब इसी वर्ब कंपोनेंट के 80-85 डिफरेंट फॉर्म्स को पढ़ेंगे। यानी अब सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखना है, अंग्रेजी वाक्य रचना सीखनी है, जिसमें 80-85 तरह के अंग्रेजी के कुल जो 80-85 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं, वाक्य रचनाएं हैं, उन्हीं को सीखना है। और वाक्य रचना किस पर डिपेंड करता है? वर्ब कंपोनेंट पे, क्योंकि वर्ब कंपोनेंट का स्वरूप बदलता है तो वाक्य रचना बदल जाती है, उसका अर्थ बदल जाता है। वर्ब कंपोनेंट के 80-85 स्वरूप पढ़ेंगे, यानी 80-85 तरह के जो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं इंग्लिश में वो पढ़ेंगे। ये हमारा अगला कोर्स का पड़ाव रहेगा। और जब आप सेंटेंस स्ट्रक्चर हम लोग सीख लेंगे, उसके बाद एक तीसरा भी पड़ाव पड़ेगा जिसमें हम नियम सीखेंगे, करेक्ट यूसेज के नॉर्म्स क्या हैं, ऐसी क्या रीति रिवाज है, ऐसे कौन से नियम हैं जो सेंटेंस को करेक्ट करते हैं, जिनका ध्यान हमें रखना चाहिए सेंटेंस को लिखते पढ़ते बोलते हुए। तो आज का ये जो बहुत शॉर्ट वीडियो है वो आगे की तैयारी का आगाज़ है कि आगे जो कोर्स हम लोग शुरू कर रहे हैं, मतलब कोर्स शुरू करने का मतलब कि हमारे जो कोर्स का जो अगला हिस्सा, अगला पड़ाव है, उसकी एक शुरुआत है। थैंक यू सो मच। थोड़ा रस्टी भी है क्योंकि काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहे हैं, तो थोड़ा सा अजीब सी फीलिंग है। एनीवेज, थैंक यू सो मच। तुरंत वीडियो लेके आते हैं अगला वाला। थैंक यू।